नमस्कार, मैं हूँ अविनाश कुमार तिवारी और आप देख रहे हैं क्लाउड वेव इंडिया। ज्योतिष एक समाधान, इस कार्यक्रम की पिछली कड़ी में बहुत सारी बातें हुई थी। ज्योतिष क्या है, वो हमें और हमारे कर्म को, हमारे स्वभाव को कैसे प्रभावित करता है। ज्योतिष कितना गूढ़ विषय है, इन चीज़ों के बारे में हमने जाना था। अब इस कड़ी में हम ग्रहों के बारे में जानना शुरू किए हैं। हमने सूर्य के बारे में जाना, अब हम जानेंगे चंद्र के बारे में। चंद्र एक ग्रह है और चंद्रमा हमारे जीवन को, हमारे मिजाज को, हमारे कैरियर को, हमारे संबंधों को कैसे प्रभावित करता है। चंद्रमा का मजबूत होना कितना आवश्यक है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। और आज इन विषय पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषी पंडित वीरेंद्र कुमार दुबे जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आज चर्चा करेंगे चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा हमारे लिए कितना अहम है और क्यों? चंद्रमा हमारे जीवन में इसलिए अहम है क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है और चंद्रमा धन का भी कारक है। चंद्रमा पृथ्वी से सबसे नज़दीक ग्रह चंद्रमा है, जो सारे पोजीशन को ठीक करता है और जितने भी धन संपत्ति मन का जो स्थिति है या नियंत्रण का जो स्थिति है, मेमोरी शक्ति का जो स्थिति है, वो चंद्रमा से देखते हैं। चंद्रमा जिसका श्रेष्ठ होगा वो काल्पनिक होगा, उत्तम विचार का होगा, उसका जल से संबंधित विशेष लगा होगा, उसके धन संग्रह का स्थिति अच्छे रहेंगे, उसको राजनीतिक क्षेत्र में उत्तम प्राप्त करेंगे, उसके काव्य क्षेत्र में अच्छा श्रेष्ठ होंगे। जैसे कि चंद्रमा वृष राशि में उच्च का होता है, तो उच्च का चंद्रमा है तो बहुत अच्छा स्थिति रहेगी। नीच का चंद्रमा वृश्चिक राशि में होती है, तो नीच का चंद्रमा में वृश्चिक राशि में भी अगर छीन का चंद्रमा है तो खराब फल देगा। नहीं तो वृश्चिक राशि का भी चंद्रमा ज्योतिष शास्त्र में देखा गया कि श्रेष्ठ फल देते हैं और ऐसे व्यक्ति को राजनीतिज्ञ बनाते हैं और ट्रेंड बनाते हैं। और चंद्रमा जो है कर्क राशि का चंद्रमा स्वराज का चंद्रमा होता है। जिसका कर्क राशि का स्वराज का चंद्रमा होता है वह दुनिया में बहुत ख्याति प्राप्त करता है। जितने भी मैक्सिमम देखा गया कि कर्क लग्न या कर्क राशि वाले व्यक्ति ज़्यादा राजनीतिक में उत्तम पोजीशन को प्राप्त करते हैं। चंद्रमा यदि द्वितीय घर या चतुर्थ घर में बैठा हो तो श्रेष्ठ फल देंगे और उत्तम फल देंगे। चंद्रमा यदि अष्टम घर या षष्ठ घर में बैठता हो तो ऐसे चंद्रमा अशुभ माना जाते हैं। ऐसे चंद्रमा जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि स्वास्थ्य से संबंधित समस्या करना पड़ सकता है, मानसिक विक्षिप्तता का स्थिति हो जाती है, सही निर्णय नहीं ले पाना चंद्रमा का स्थिति होती है, धन की स्थिति खराब होती है और बहुत सारी की समस्याएं आता है। चंद्रमा को ये भी देखना चाहिए कि चंद्रमा कुंडली में केंद्र में है या नहीं। अगर केंद्र में योग नहीं है तो कुंडली उत्तम कुंडली है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में अनायास फायदा होता है। यदि चंद्रमा के अगर आगे पीछे कोई ग्रह ना हो और केंद्र में योग लग जाता है तो ऐसे व्यक्ति अगर उच्च कुल में भी जन्म लिया होता है तो अंत में जाते जाते दरिद्र और गरीब हो जाता है। तो चंद्रमा का संसार में धन से, मन से, निर्णय लेने की क्षमता से चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल होता है। चंद्रमा का माता से भी संबंध है। जिसका चंद्रमा श्रेष्ठ रहेगा उसकी मातृ सुख मिलती रहेगी, माँ का ममता मिलता रहेगा और सारी माताओं का, अन्य भी जो है बुजुर्ग माताएं हैं, उनका सम्मान मिलता रहता है। इसलिए चंद्रमा का श्रेष्ठ होना बहुत ज़रूरी है। चंद्रमा का श्रेष्ठ होना बहुत ज़रूरी है। चंद्रमा जैसा आपने बताया कि मन का कारक है। चंद्रमा मन का कारक है और मन के सब अधीन है। मन अगर सही नहीं रहा तो आपका काम सही नहीं होगा, मन अगर अच्छा होगा तो आपका काम आपके द्वारा अच्छा होगा। तो चंद्रमा किस भाव का कारक है? और ये बताया आपने कि चतुर्थ भाव का कारक है, माता को प्रभावित करता है। और किन संबंधों को चंद्रमा प्रभावित करता है और कैसे प्रभावित करता है? देखिए, चंद्रमा का कुंडली में इसलिए होना जरूरी है कि अच्छा, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी से सबसे नज़दीक ग्रह है और चंद्रमा जल तत्व का कारक है। चंद्रमा यदि श्रेष्ठ रहेगा तो चंद्रमा विदेश यात्रा भी कराता है, चंद्रमा जल यात्रा कराता है, चंद्रमा समुद्र यात्रा कराता है। चंद्रमा का मैंने विश्लेषण करने की क्षमता बहुत अच्छा होता है। तो चंद्रमा का उपस्थिति अच्छा होना, चंद्रमा ऐसा नहीं है कि चतुर्थ घर में, चंद्रमा किसी भी घर में अच्छा हो सकता है, बशर्ते चंद्रमा का डिग्री देखना चाहिए, अंश देखना चाहिए। चंद्रमा उच्च का बैठा है कि नीच का बैठा है, कि अपने मित्र राशि का बैठा है, कि मित्र ग्रह के साथ बैठा है कि शत्रु ग्रह के साथ बैठा है। अगर चंद्रमा ग्रहण योग लगाता है तो ऐसे व्यक्ति बहुत सारे के मानसिक तनाव से गुजरते हैं, अवसाद में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि पूर्णिमा और अमावस्या के दिन अक्सर घटनाएं घटती रहती है।
अक्सर घटनाएं क्या घटती है, अप्रिय घटना, जैसे कि अपहरण, बलात्कार, सुसाइड, कोई अति भूचाल आ गया, कहीं अब बहुत बड़ा दुर्घटना घट जाती है, एक्सीडेंटल घटना होता है, बहुत बड़ा प्रलय आ जाता है। ये अक्सर आप देखेंगे कि अमावस्या या पूर्णिमा के दिन होती है, या उसके एक दिन आगे या एक दिन पाछे होती है। अमावस्या में चंद्रमा क्षीण हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो क्षीण होता है तो आदमी की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, तो उसमें गलत गलत निर्णय होने लगता है, ज्वार भाटा फूटने लगते हैं। पूर्णिमा में भी चंद्रमा पूर्ण हो जाता है, पूरा हाई हो जाता है, तो उसमें भी सोचने समझने की कभी कभी और ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि जब शून्य होता है तो भी परेशानी डालती है, और हाई होता है तभी परेशानी डालती है। हाँ, लेकिन शून्य में जो जब तक जन्म लेता है उससे पीरियड मिलता है, ऐसे आदमी के जीवन में बहुत कठिनाई होती है। वही अगर पूर्णिमा में जो व्यक्ति जन्म लेता है, वैसे आदमी बहुत अमीर और मान सम्मान प्रतिष्ठा वाला होता है। ये महत्वपूर्ण है चंद्रमा का। क्या चंद्रमा के कारण ये जो साइक्लोन आता है, जो अर्थक्वेक आता है, भूकंप और तूफान, तो इसका चंद्रमा से कुछ संबंध है क्या? चंद्रमा के कारण ऐसा होता है, चंद्रमा के क्षीण होने से? जी, ज्वार भाटा का संबंध चंद्रमा से है, या जल से संबंधित जो भी घटनाएं घटती है वो चंद्रमा से संबंध रखता है, ये क्लियर है। चंद्रमा केवल और केवल चतुर्थ भाव में ही अच्छा रहेगा कि अन्य भाव में भी अच्छा देखने को मिलता है चंद्रमा? और चंद्रमा का सटीक होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मन का कारक है। जैसे सूर्य आत्मा का कारक है, वैसे ही चंद्रमा मन का कारक है। जी। सूर्य के जैसे चंद्रमा जो है, सूर्य जैसे जिन चीज़ों को प्रभावित करता है, जैसे नौकरी वगैरह को, चंद्रमा के हिसाब से हम किस करियर को अपनाएं, किस करियर का चुनाव करें, और उसमें कैसे अड़चन ना आए, उस हिसाब से चंद्रमा पर थोड़ा बताइए। देखिए, चंद्रमा से करियर का संबंध है नहीं, चंद्रमा से डायरेक्ट धन का संबंध है, मातृ का संबंध है, और चंद्रमा से आप व्यवसाय कर सकते हैं, तो व्यवसाय का संबंध है। और चंद्रमा जो है अगर है तो चंद्रमा से राजनीति का बहुत बड़ा गहरा संबंध है। अगर यदि चंद्रमा का आप श्रेष्ठ है तो आप अच्छे पोजीशन में जा सकते हैं, लेकिन उसमें देखना होता है कुंडली में कि चंद्रमा किस पोजीशन में बैठा है, किस ग्रह के साथ बैठा है। इसमें तुरंत अभी जल्दीबाजी में कहना उचित नहीं होगा कि चंद्रमा यहाँ है तो इस तरह का फल देगा, तो वहाँ उस तरह का। उसमें कुंडली देखने के बाद डिसाइड हो पाता है कि चंद्रमा किस राशि में किस ग्रह के साथ बैठा है, तो उसमें क्या फल देंगे, क्या परिणाम देंगे। हाँ, चंद्रमा यदि गुरु के साथ बैठ गया तो गजकेसरी योग गया, तो ऐसे व्यक्ति का क्लास 1 अफसर बनने का योग बनता है। लेकिन उसमें ये भी नहीं कहा जा सकता है, उसमें देखना होगा कि सूर्य की स्थिति यदि अच्छी है, बुध की स्थिति अच्छी है, उसमें गुरु की स्थिति अच्छी है, शुक्र की स्थिति अच्छी है, तो ऐसे आदमी क्लास 1 अफसर बनता है। यदि शुक्र और गुरु और चंद्रमा की स्थिति अच्छी है तो सेकेंड क्लास का अफसर का योग बनता है। उसमें यदि मंगल आ गया तो मिनिस्टर, मंत्री, प्राइम मिनिस्टर तक का भी योग बनता है। तो चंद्रमा का किन ग्रह के साथ बैठा है, कहाँ पर बैठा है, ये इंपॉर्टेंट रखता है। वो कुंडली देख के बाद ही डिसाइड हो पाएगा। कुछ योग बनते हैं ग्रहों के साथ युति के, तो कौन से, जैसे कि आपने बताया कि गुरु के साथ बैठने के बाद गजकेसरी योग का निर्माण होता है, वैसे ही मान लेते हैं शनि के साथ बैठ जाए तो कौन सा योग बनता है, मंगल के साथ बैठ जाए, राहु के साथ बैठ जाए, केतु के साथ, तो कौन कौन सा, तो ग्रहों के किन ग्रहों के साथ युति बनती है और कौन सा योग का निर्माण होता है? देखिए, चंद्रमा यदि राहु के साथ बैठ जाए तो ग्रहण योग बनते हैं, और केतु के साथ बैठ जाए तो भी ग्रहण योग बनते हैं। चंद्रमा राहु और केतु के साथ बैठ के अच्छा फल नहीं देते हैं, वो विषाक्त योग हो जाता है, तो उसमें नुकसान होता है। उसमें व्यक्ति का ज़िंदगी की सफ़र बहुत कठिनाइयों से बढ़ जाता है, और ऐसे व्यक्ति के जीवन में मानसिक पीड़ा बहुत झेलना पड़ता है। उसी तरह से चंद्रमा यदि शनि के साथ हो जाए तो विष योग लगता है। विष योग में ऐसे आदमी कठोर होता है, निर्णय बहुत मैंने सोच समझ के लेता है, और ऐसे आदमी का होता क्या है कि भीड़ है क़यामत की, फिर भी हम अकेले हैं, उसको कोई समझ नहीं पाता है। उसको अपने जीवन में सुख और दुख का सामना खुद करना पड़ता है। सुख में भी खुद पीठ थपथपाना पड़ता है, दुख में भी खुद अपने आप को शाबाशी देना पड़ता है, समझाना पड़ता है। यही है। उसी तरह से चंद्रमा यदि मंगल के साथ युति हो जाता है, स्थिर लक्ष्मी योग का निर्माण होता है। स्थिर लक्ष्मी योग का निर्माण होता है जिसका कुंडली में चंद्रमा का और मंगल दोनों शुभ स्थिति में है और अच्छी जगह पर अगर विराजमान हो गए, तो ऐसे व्यक्ति की कुंडली में धन की कभी कमी नहीं होगी, और धन उसको निरंतर मिलता रहेगा, और धन के साथ साथ वह कुशल भी होगा और अच्छा भी रहेगा। चंद्रमा की दृष्टि जो पड़ती है, वो पिछले एपिसोड में आपने बताया था कि 7वीं दृष्टि होती है केवल, तो उस दृष्टि का भी प्रभाव पड़ता है क्या?
जी हाँ, बिल्कुल, आपने सही पूछा। चंद्रमा की सातवीं दृष्टि पूर्ण दृष्टि होती है। चंद्रमा जहाँ बैठेगा वहाँ का भी उपस्थिति उसको अच्छा माना गया है, और चंद्रमा का जहाँ बैठेगा देखेगा वहाँ का भी दृष्टि अच्छा है। चंद्रमा एक ऐसा ग्रह है कि अगर अच्छी स्थिति में हो तो उसकी दृष्टि और उपस्थिति दोनों श्रेष्ठ माना जाता है। बहुत अच्छी बातें हमने जानी। चलिए जानते हैं, सूरज की बात की पहले पिछले एपिसोड में, और अब चंद्रमा की बात कर रहे हैं। सूरज को अगर ठीक करना हो, सूरज हमारा अनुकूल ग्रह हो, तो उसे कैसे बलिष्ठ करें, और चंद्रमा के बारे में भी आप बताएं कि चंद्रमा को, क्योंकि हम दोनों ग्रहों के उपाय को इसलिए पूछ रहे हैं कि जैसा कि आपने बताया, जैसा कि प्रकाश डाला है दोनों ग्रहों के बारे में, सूर्य आत्मा का कारक और चंद्रमा मन का कारक, और आत्मा और मन का सम्मिलन हमारे जीवन को सुदृढ़ बना सकता है। जी। तो इन दोनों का अच्छा होना बहुत ही आवश्यक है हमारे अच्छे जीवन के लिए, एक सच्चे जीवन के लिए, एक सफल जीवन के लिए। तो इन दोनों को अनुकूल करने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए कि इन दोनों की अनुकूलता का प्रभाव हमारे जीवन पर खूब पड़े? जी हाँ, जैसे कि सूर्य यदि कारक ग्रह है और कारक ग्रह होकर नीच का पड़ गया है तो उसका रत्न माणिक पहने। साथ में अगर पिता है तो पिता के सुबह उठकर मॉर्निंग में चरण स्पर्श करें, आशीर्वाद लें, बेल के पूजन करें, बेल की लकड़ी को अपने पास रखें, तो उससे सूर्य की स्थिति ठीक होंगे। और अगर सूर्य अकारक स्थिति में बैठे हुए हैं, अकारक घर के भाव में हैं, तो सूर्य से संबंधित मंत्र का जाप करें, सूर्य से संबंधित दान करें, और रविवार का उपवास करें, तो उससे सूर्य की स्थिति ठीक होंगे। उसी प्रकार चंद्रमा का है कि ओम नमः शिवाय का, शिव जी का पूजा करें तो चंद्रमा आपका सही होंगे। माँ का चरण स्पर्श कीजिए सुबह उठ करके तो भी सही होंगे। और आपको खिरनी का जड़ अपने पास रखें, उससे भी आपके चंद्रमा सही होंगे। दूसरा का बात कि आप एकदम समुद्र के किनारे टहलें, जल के किनारे जल कीड़ा करें, तो उससे भी आपका चंद्रमा सही होता है। और अगर कारक की स्थिति में चंद्रमा है तो चंद्रमा से संबंधित उसका रत्न है, उस रत्न को धारण करें तो चंद्रमा सही होंगे। सूर्य का भी रत्न धारण किया जा सकता है, लेकिन सूर्य और चंद्रमा का कौन कौन सा रत्न है? जी, सूर्य के लिए माणिक रत्न हो गया और चंद्रमा के लिए मोती रत्न हो गया। माणिक को किस उंगली में पहना जा सकता है और मोती को किस उंगली में धारण किया जा सकता है? देखिए, माणिक को रिंग फिंगर में पहनना चाहिए और मोती को लिटिल फिंगर में पहनना चाहिए। किस दिन पहने बाबा? माणिक को रविवार को पहने और मोती को सोमवार को दिन पहने। कुछ टाइम फैक्टर भी है क्या इसका पहनने? जी, तो उसका मुहूर्त होता है, तो कुंडली के हिसाब से देखा जाएगा, उसके बाद उसका डिसाइड करके बताया जाएगा कि इनके लिए कौन सा टाइम किस पोजीशन में पहने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शुभ लग्न या में पहनना चाहिए, राहु काल वगैरह देख के उसका निषेध करके अच्छा से पहनना चाहिए। क्या रात्रि काल में भी पहना जा सकता है कि केवल दिन में ही उसको धारण किया जा सकता है? देखिए, मोती जो है शुक्ल पक्ष में रात्रि में पहनने से बहुत उत्तम फल देते हैं, लेकिन माणिक के लिए रात्रि में नहीं पहनना चाहिए। माणिक को जब भी पहने तो दिन में पहने, और बल्कि माणिक को जब भी पहने तो प्रातःकाल में पहने तो अच्छा फल देते हैं। हाँ, स्वाभाविक भी है कि सूर्य दिन का कारक है और रात्रि का कारक चंद्रमा है। कुल मिलाकर के जीवन के दो छोर, आत्मा और मन, इन दोनों का सुदृढ़ होना, इन दोनों का मजबूत होना, इन दोनों का अनुकूल होना बहुत ही आवश्यक है। जीवन में ये दोनों चीज़ें अगर न अनुकूल हों तो जीवन निरर्थक हो जाएगा, जीवन का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा, जीवन हमारा भटक जाएगा, मृत प्राय भी हो सकता है। तो इन दोनों का अनुकूल होना बहुत ही आवश्यक है। पंडित जी ने इन दोनों ग्रहों के बारे में विस्तार से बताया, विस्तार से जानकारी दी और हमें हमारा मार्गदर्शन किया। हमारे दर्शकों को अत्यधिक लाभ मिले, इसका प्रयास किया। हम अगली कड़ी में और विशेष जानकारी लेकर के और विशेषता के साथ अगले ग्रहों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। और पंडित जी, आप क्लाउड वेव इंडिया के लिए समय निकाला, हमसे ढेर सारी बातें की, ढेर सारी जानकारियाँ दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।